नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनील पवार, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और लीवर स्पेशलिस्ट, विमान नगर पुणे यहाँ पे प्रैक्टिस करता हूँ। यह चैनल मैंने पेट के संबंधित बीमारियों की जानकारी के लिए बनाया है। अगर आपको रेगुलर अपडेट चाहिए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें। आज का टॉपिक है प्रेगनेंसी में होने वाली इचिंग। जो प्रेगनेंसी में इचिंग होते हैं उसके काफ़ी सारे रीज़न हैं। हम लीवर स्पेसिफिक एक रीज़न है उसके बारे में आज जानकारी लेंगे। स्किन डिसऑर्डर्स जो स्पेसिफिक स्किन रिलेटेड है उसके बारे में आज हम कोई डिस्कस नहीं करने वाले। लीवर की एक पर्टिकुलर बीमारी है जिसको आईसीपी मतलब इंट्रा हेपेटिक कोलेस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी कहा जाता है। इस पर्टिकुलर बीमारी में लीवर में बाइल एसिड्स का जो मेटाबॉलिज्म है उसमें थोड़ी गड़बड़ी होती है और उसके वजह से इचिंग होती है। जनरली ये इचिंग पहले 3 महीने के बाद चालू होती है और ये जनरली पाम्स और सोल्स में ज़्यादा होती है और नाइट में ये इसका सिम्टम इचिंग का सिम्टम बहुत ज़्यादा रहता है। इंडिया में 2% प्रेगनेंसीज में ये बीमारी पाई गई है। मतलब अगर 100 प्रेग्नेंट लेडीज़ है तो उसमें से 2 प्रेग्नेंट लेडीज़ को या 2 से 3 प्रेग्नेंट लेडीज़ को ये तकलीफ़ हो सकती है। इसके कुछ रिस्क फैक्टर हम बोलते हैं कि कौन से प्रेगनेंसीज में आईसीपी होने की रिस्क ज़्यादा रहती है। जैसे कि अगर पास्ट हिस्ट्री है, मतलब इसके पहले की प्रेगनेंसी में अगर किसी को आईसीपी या इंट्राहेपेटिक कोलेस्टेसिस प्रेगनेंसी हुआ है तो फ्यूचर प्रेगनेंसीज में उसकी रिस्क ज़्यादा रहती है। एडवांस्ड मैटरनल एज, मतलब अगर मदर का एज 30 ईयर्स से ज़्यादा है तो इस पर्टिकुलर सेगमेंट में आईसीपी होने की रिस्क ज़्यादा रहती है। अगर ट्विंस है, मतलब गर्भ में 2 या 3 बच्चे हैं, ट्विंस है, ट्रिपलेट्स है, तो इनमें भी आईसीपी की रिस्क ज़्यादा रहती है। ऑटोइम्यून डिसीजेस, मतलब अगर मदर को कोई ऑटोइम्यून डिसीजेस की टेंडेंसीज है तो उन फीमेल्स में भी आईसीपी होने की रिस्क ज़्यादा रहती है। एक रेयर बीमारी है हेपेटाइटिस सी, उन हेपेटाइटिस सी प्रेग्नेंट फीमेल में भी थोड़ा इसका रिस्क ज़्यादा रहता है। तो इसका कारण क्या है, आईसीपी होने का रीज़न क्या है? सो आईसीपी सिर्फ प्रेग्नेंट फीमेल्स में ही होता है। इसके हार्मोन्स आर मेन रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स, क्योंकि प्रेगनेंसी में हार्मोन्स का लेवल काफ़ी बढ़ जाता है और उसके वजह से लीवर के बाइल एसिड मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट होता है। सेकेंड, जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी, मतलब कुछ व्यक्ति जेनेटिकली ससेप्टिबल होते हैं प्रेगनेंसी में आईसीपी के लिए, तो उन व्यक्तियों में ये ज़्यादा पाया जाता है। तो आइए अब हम जानते हैं कि आईसीपी में लक्षण क्या होते हैं, सिम्टम क्या होते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम है इचिंग, जो पाम्स एंड सोल्स में बहुत ज़्यादा रहता है और नाइट के वक्त इसका सिम्टम ज़्यादा होता है। इसका सिम्टम की तीव्रता इतनी ज़्यादा रहती है कि मदर प्रेग्नेंट फीमेल्स सो भी नहीं पाते हैं, स्क्रैचेस हो जाते हैं, स्किन में ज़ख्म हो जाते हैं, खून आने लगता है। कभी कभी तो बाइल एसिड मेटाबॉलिज्म गड़बड़ी के कारण फैट एब्जॉर्प्शन भी बराबर नहीं होता है, तो ऑयली स्टूल्स आते हैं, पेट में क्रैम्प्स आते हैं। 20 to 30% पेशेंट्स में जॉन्डिस भी हो सकता है और लीवर के बाकी रिपोर्ट्स भी एबनॉर्मल आ सकते हैं। तो इसका इवैल्यूएशन कैसा होता है? इसके इवैल्यूएशन में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कोई स्किन कंडीशन है क्या, वो रूल आउट की जाए। सेकेंड, लीवर के संबंधित 2-3 ब्लड रिपोर्ट है और आईसीपी डायग्नोज करने के लिए एक सीरम बाइल एसिड नाम का रिपोर्ट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। उसका नॉर्मली लेस देन 10 लेवल नॉर्मल रहता है, अगर 10 के ऊपर गया तो आईसीपी रहने के चांसेस ज़्यादा है। हम सोनोग्राफी भी जनरली इन पेशेंट्स में करवाते हैं ताकि हम लीवर की कोई और बीमारी जैसे कि गॉल ब्लैडर में स्टोन वगैरह तो नहीं है, ये हम रूल आउट ज़रूर करते हैं। अगर किसी व्यक्ति का आईसीपी डायग्नोसिस हो गया है तो उन व्यक्तियों में दवाई दे के उनके आईसीपी के सिम्टम काफ़ी मात्रा में कम किए जाते हैं, बाइल एसिड का लेवल कम किया जाता है। तो अब हम जानते हैं कि आईसीपी का मदर पे क्या इफ़ेक्ट होता है। सो आईसीपी में सिम्टम के अलावा प्रेगनेंसी में मदर को और कोई इफ़ेक्ट नहीं आता है। सेकेंड, आईसीपी में बट एक स्टडी आई है जिसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट में गॉल ब्लैडर में स्टोन होना या ऑटोइम्यून टेंडेंसीज इन फीमेल्स में लॉन्ग टर्म में ज़्यादा होने की चांसेस उस स्टडी में बताई गई है। अब जानते हैं कि आईसीपी का बेबी पे क्या इफेक्ट होता है, फीटस पे क्या इफेक्ट होता है। तो आईसीपी का फीटस पे जो इफेक्ट है वो बाइल एसिड लेवल पे डिपेंड होता है। अगर किसी व्यक्ति का बाइल एसिड, हाईएस्ट बाइल एसिड मोर देन 100 है तो स्पेशली इन मदर्स के बेबी को स्टिल बर्थ यानी गर्भ में ही
बच्चे की मृत्यु होना, इसका रिस्क ज़्यादा रहता है। सेकंड, प्री टर्म डिलीवरी, मतलब 9 महीने के पहले ही डिलीवरी हो जाने की रिस्क ज़्यादा रहती है और कभी-कभी बच्चों में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है। ये प्रिवेंट करने के लिए बाइल एसिड लेवल के ऊपर डिसाइड होता है कि डिलीवरी कब इंड्यूस करनी चाहिए। अगर बाइल एसिड लेवल काफ़ी ज़्यादा है तो जनरली मेडिसिन से बाइल एसिड लेवल कम किया जाता है और हमारी कोशिश यही रहती है कि 36 वीक्स एटलीस्ट प्रेगनेंसी के हो, ताकि 36 वीक के बाद डिलीवरी अगर की जाए तो बेबी को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस या अदर सिम्टम्स या NICU लगने के चांसेस कम होते हैं। एक्सेप्शनल सिचुएशंस में 36 वीक्स के पहले भी डिलीवरी इंड्यूस करनी पड़ सकती है। पेशेंट्स हमेशा ये क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर ये ICP इस प्रेगनेंसी में हुआ है तो अगले प्रेगनेंसी में होने की रिस्क है क्या, या ICP मुझे हुआ है तो मेरे सिस्टर को, बहन को होने की रिस्क है क्या। तो ICP अगर किसी व्यक्ति को हुआ है तो उनके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में ICP होने की रिस्क डेफिनेटली नॉर्मल पॉपुलेशन से ज़्यादा है। सेकंड, नेक्स्ट प्रेगनेंसी में भी इसका इफेक्ट, ICP का इफेक्ट हो सकता है। और एक पेशेंट्स का क्वेश्चन रहता है कि डिलीवरी का मोड क्या होना चाहिए, वजाइनल डिलीवरी होनी चाहिए या सी सेक्शन, सिजेरियन सेक्शन होना चाहिए। तो ICP के लिए मोड ऑफ डिलीवरी डिसाइड नहीं होता है, तो आपके अदर फैक्टर्स है उसके ऊपर मोड ऑफ डिलीवरी डिसाइड होती है। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि प्रेगनेंसी में इचिंग का एक स्पेसिफिक रीज़न है जो लीवर रिलेटेड है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके क्या सिम्टम होते हैं, उसका इवेल्युएशन कैसे किया जाता है, उसकी ट्रीटमेंट के बाद डिलीवरी का टाइमिंग कैसे डिसाइड किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक करें एंड शेयर करें। आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखें, उसका उत्तर देने का प्रयास मैं ज़रूर करूँगा। थैंक यू।